Good morning, my dear friends. How are you? I am fine. Then I am going to start now circulatory system in animals. तो आप लोग, और एक बात और, आप लोगों को आज बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप लोगों को आज हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं उसी का। और इसके पहले तो कुछ काम से हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब आपके लिए पर डे एक वीडियो हम शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोग घर बैठे पढ़ाई का आनंद ले सकें। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स में। आप लोगों ने ये देख चुका था कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं। तो बड़ी फ्लूइड जो होते हैं, वो जो इन्फेंट होता है उनमें 80%, मेल एडल्ट्स में 60%, और फीमेल एडल्ट्स की बात करें तो उसमें कितने होते हैं। तो फीमेल एडल्ट्स की बात करें तो उसमें मात्र 50 से 55% होते हैं। अब वो 60% में हम ये बताए थे कि हमारे बड़ी फ्लूइड दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रासेल्युलर और एक एक्स्ट्रा सेल्युलर बड़ी फ्लूइड होता है। तो इंट्रासेल्युलर जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड कर देते हैं, कंट्रीब्यूट कर देते हैं। अब बचा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में क्या आते हैं, तो एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है और दूसरा एक ब्लड आता है। ठीक है, तो हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, वो सेल के सराउंडिंग होता है, उसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो सेल को अपने में मतलब कि फ्लोट कर, वो क्या करते हैं उसको, तो उसमें फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है ना, तो और वो किसी बाहरी आघात से उसको बचाता है, आउटर हैमरिंग से हमारे सेल्स को या टिश्यू को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होते हैं वो टिश्यू फ्लूइड का वही काम है। अब ब्लड, तो आज हम ब्लड के बारे में डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, और जो ब्लड होता है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता था वो 40% हो रहा था। फिर इंट्रासेल्युलर में जो ये टिश्यू फ्लूइड था वो 15% था। जो ब्लड और लिम्फ जो है वो मात्र 5% होते हैं। कितने होते हैं, बड़ी वेट का 5% होते हैं। अब हम ब्लड की चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड है क्या? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो किसी भी एसेंशियल मटेरियल को एक हम प्रत्येक सेल में पहुंचाने का काम करता है। तो आप फिर से बोर्ड की ओर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द नेसेसरी सबस्टांसेस, गैसेस, हार्मोन्स एंड एब्जॉर्ब फूड। तो ये जो नेसेसरी सबस्टांसेस हैं उनको प्रत्येक सेल में पहुंचाने का काम करता है कौन? ब्लड। तो ब्लड है क्या, वो आप लोग जान चुके हैं। वो कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो जो है वो कनेक्शन, वो क्या करता है, तो कनेक्शन स्थापित करता है एक सेल से दूसरे सेल्स की ओर, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की ओर। तो वही क्या है, तो उसी को हम ब्लड बोलते हैं। ब्लड का काम क्या है? तो ब्लड का तो ऐसे बहुत सारा काम है, बिना ब्लड के हम लोग अलाइव हो नहीं सकते हैं। तो उसका काम क्या है, तो काम समझ लीजिए सबसे पहले आप लोग। तो काम क्या है, तो सबसे फर्स्ट काम क्या है उसका, तो ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब फूड को कहाँ ले जाने का काम करता है, तो प्रत्येक सेल तक ले जाने का काम करता है। और आपको ब्लड जो है वो बफर भी है। तो बफर उसको बोलते हैं जो किसी भी एसिडिक मीडियम या बेसिक अल्कली मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है, उसको बफर बोलते हैं। ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट, इट डिफेंड्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़। ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाने का काम करता है। मतलब इसमें फैगोसाइटोसिस होते हैं, फैगोसाइट्स सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करता है। ब्लड के कंपोजिशंस के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत सारी बीमारियों से भी हमें बचाता है। फिर सेकेंड, इट एक्ट एज बफर्स, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड और अल्कली को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है और पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। अगर ब्लड का पीएच वैल्यू पूछा जाए तो वो स्लाइटली बेसिक होता है। क्या होता है? 7.7 से लेकर के 7.5 तक। तो ये स्लाइटली बेसिक होता है।
तो इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स द एब्जॉर्ब फूड टू ईच सेल्स, ये एब्जॉर्ब फूड को प्रत्येक सेल में पहुंचाने का काम करता है। इट एक्सक्रेट, और ये हमारे नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं वो हमारे शरीर से किडनी की सहायता से बाहर करने का काम करता है। फिर इट मेंटेन्स डिफ्यूज ग्रेडियंट्स। अब डिफ्यूज ग्रेडियंट्स क्या है, तो डिफ्यूज़न ग्रेडियंट्स के बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। मतलब कि हाई पोटेंशियल्स टू लो पोटेंशियल में जब मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होता है तो उसे ही हम डिफ्यूज ग्रेडियंट्स बोलते हैं। तो मतलब कि ब्लड में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको जिनको चाहिए होता है उनको ट्रांसफ़र करता है, और वो डिफ्यूज़न के माध्यम से करता है। तो डिफ्यूज़न ग्रेडियंट्स को वो बनाए हुए रखता है, कौन, ब्लड। फिर क्या है, इट कैरी हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को एंडोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन सिस्टम से लेकर के टारगेट साइट तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये तो ब्लड की बात हुई। अब हम जानेंगे क्या, तो ब्लड का कंपोनेंट्स क्या है। फिर ब्लड के कंपोनेंट्स को जानने के बाद हम जानेंगे कि वो कैरी किस तरीके से होता है। तो ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम को जानेंगे। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम क्या है, तो ह्यूमंस हैव इलेबोरेट वेस्क्यूलर सिस्टम्स, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में जान लेते हैं। तो ब्लड के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ब्लड है क्या, ब्लड का कंपोनेंट्स क्या है। तो ब्लड का जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो ब्लड में दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा होता है, और दूसरे क्या होते हैं, तो दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में हम अभी आपको एक चार्ट दे रहे हैं, और उस चार्ट को अच्छे तरीके से देखिए, उसके बाद फिर हम उसके बारे में डिटेल्स आगे बताएंगे। तो हम बात करते हैं किसकी, तो ब्लड की। तो ब्लड हम बता चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं, किसकी, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड को दो भाग में बांटा गया है, एक जो ब्लड प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या इसको हम सेल्यूलर एलिमेंट्स भी बोलते हैं, सेल्यूलर एलिमेंट्स। ये आप सेल्यूलर एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं कि ये सारे जो हैं वो सेल्स हैं, क्या हैं, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सेल्स हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम सेल्यूलर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये जो आपका ब्लड प्लाज्मा दिख रहा है ये फ्लड है, ये फ्लूइड होता है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। तो ये आप ब्लड जो है उसको दो भागों में बांटा गया, एक ब्लड प्लाज्मा और एक दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आप ब्लड प्लाज्मा जो है, ब्लड प्लाज्मा जो है वो पूरे ब्लड का 55%, कितना परसेंट है, 55% है। जबकि सेल्यूलर एलिमेंट्स की बात करें, सेल्यूलर एलिमेंट्स की बात करें तो इसकी जो परसेंटेज है वो 45% है, ठीक है। तो अब सेल्यूलर एलिमेंट्स 45%, मतलब ये जो है ये 45% आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये आपको ब्लड प्लाज्मा जो है वो 55% देखने के लिए मिलेगा। अब ब्लड प्लाज्मा क्या है, तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो पेल येलो लिक्विड है, क्या है, तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो पेल येलो लिक्विड है, वो हल्का पीला येलो लिक्विड होता है। और इसमें इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वाटर जो है वो 90% के आसपास होते हैं। इसमें जो ब्लड प्लाज्मा को अगर लिया जाए, ब्लड प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट्स जो है वो वाटर है, क्या है, वाटर है, जो आपको 90% देखने के लिए मिलेंगे। फिर प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलते हैं कितने, तो 7%। फिर आपको ये जो आपको दिख रहे हैं क्या, तो अमीनो एसिड्स, वो अदर सबस्टांसेस आपको 3% देखने के लिए मिलते हैं। अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो 3% देखने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कितने परसेंट है, 3% है। तो अभी आप ब्लड प्लाज्मा के बारे में भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली में जो कोरोना वायरस जो हो गया है तो उसमें क्या हो रहा है, तो प्लाज्मा थेरेपी हो रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी का मतलब यही हुआ कि प्लाज्मा जो है, हमारे प्लाज्मा के अंदर ही क्या होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, और ये ब्लड प्रोटीन्स जो होते हैं इनका जो मेन काम है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। इम्यूनोग्लोबिन,
क्या होते हैं? तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो मतलब ये है कि वो हमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। तो जो कोरोना वायरस को हरा चुके हैं उनका इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है वो उनके इम्यून सिस्टम को उनका बढ़ा दिया है और उनके प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबिन अधिक हो गया है। तो इसीलिए जब वो प्लाज्मा थेरेपी होता है तो इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफ़र होता है प्लाज्मा के द्वारा, तो जिससे वो भी कोरोना को हरा सकते हैं, कोरोना पर विजय पा सकते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है? प्लाज्मा थेरेपी हो रहा है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो ब्लड प्लाज्मा जो है उससे फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा दिया जाता है। ठीक है ना? तो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? तो आप देख रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, सेल्यूलर एलिमेंट्स को हटा दिया गया तो केवल प्लाज्मा बचा, तो वही प्लाज्मा थेरेपी हुआ। वो बाई फिल्टर के द्वारा हटाया जाता है और वही ब्लड प्लाज्मा दूसरे को डोनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स। तो अमीनो एसिड्स जो है वो तो जान रहे हैं आप लोग, न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी जान रहे हैं, मिनरल्स हो गया। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होते हैं? तो एब्जॉर्ब्ड फूड जो होते हैं जिसमें प्रोटीन हो गया, फिर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो गया। तो मतलब कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फिर फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। फिर गैसेस, तो नाइट्रोजन गैसेस क्या है? तो ऑक्सीजन और CO2 भी इसमें रखते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये सभी जो हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम आ गया, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन, तो ये सभी आप जो देख रहे हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अब यहाँ पे आपको सोडियम और कैल्शियम ये सारे जो हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए हुए रखते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो ब्लड जो पूरे शरीर में जा रहा है वो एक प्रेशर के कारण जा रहा है, और वो जो होता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट जो है वो पंप करता है तो वो सिस्टोलिक प्रेशर, जब वो रिलीज़ होता है वो, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर से जाता है। अब उसमें क्या होते हैं कि ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब फूड को, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? जब उसको रिलीज़ करना होता है तो चूँकि अब दोनों के बीच क्या होगा? तो ऑस्मोटिक बैलेंस होगा, तभी वो या तो ब्लड से या तो फूड को एब्जॉर्ब करेगा, या जो एब्जॉर्ब फूड है वो किसी सेल को देगा। तो वो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो कहाँ से? तो ऑस्मोटिक बैलेंस, कुछ प्रोटीन्स भी हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में, और जो भी प्रोटीन्स के अलावे और कौन हेल्प करते हैं? तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प करते हैं। तो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और आयरन, ये सारे चीज़ें हेल्प करते हैं। फिर मैग्नीशियम भी होता है। लेकिन ये क्या होता है कि अगर इसकी संख्या हमारे ब्लड में अधिक हो जाए तो बेसिक हो जाएगा, और उस केस में या फिर ज़्यादा अधिक एसिडिक हो जाएगा या अधिक बेसिक हो जाएगा, तो उस केस में आदमी की डेथ हो सकती है, वो सेल डैमेज कर देता है। तो इसीलिए इसको ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना या फिर बफरिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं ब्लड के बारे में। तो एल्बुमिन्स क्या है? तो एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और फाइब्रिनोजेंस। तो ग्लोब्यूलिन्स जो होता है वही इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स वही है। ठीक है ना? तो हम इसके बारे में और डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो ब्लड प्लाज्मा में आपको हम बता चुके हैं, वाटर 90%, प्लाज्मा प्रोटीन्स 7% और अदर सब्सटेंसेस 3% है। ठीक है ना? तो एल्बुमिन्स क्या है? तो एल्बुमिन्स जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। ये चार्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ग्लोब्यूलिन्स की बात करें, और ये जो है वो ये क्लॉटिंग फैक्टर है। फाइब्रोनोजिन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स का मतलब ये होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी उसको बोलते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो फाइब्रोनोजिन का मेन काम क्या है?
तो ब्लड को क्लॉट करना ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन जो है वो इम्यूनो बहुत 4-5 टाइप के होते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से होते हैं। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है, ग्लोब्यूलिन या इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या करता है, रेज द इम्यून सिस्टम, रेज द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन का यही काम है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। तो प्लाज्मा प्रोटीन आप देख सकते हैं क्या है, हेल्प इन एल्बुमिन्स। तो सबसे फर्स्ट हम एल्बुमिन्स की चर्चा करेंगे। तो एल्बुमिन्स है क्या, तो हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस और ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक बैलेंस के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, और ये 25 mm/hg होता है। और ये एल्बुमिन्स जो स्टार्टिंग में जो होता है ना, एल्बुमिन्स जो होता है इसका रिलीजिंग पॉइंट क्या है, तो ये सेक्रेशंस होता है। एल्बुमिन्स का सेक्रेशंस लीवर करता है, क्या कौन करता है, तो सेक्रेशंस, एल्बुमिन का सेक्रेशंस जो करता है वो लीवर करता है। और ये 12 ग्राम पर डे होता है, कितना, तो एल्बुमिन्स का सेक्रेशंस लीवर के द्वारा होता है और ये 12 ग्राम पर डे करता है। और ये कहाँ, और ये जो होता है ये सीरम में सबसे अधिक पाया जाता है। सीरम आप समझ सकते हैं सीरम है क्या, तो सीरम जो है उसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा में जब हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें, क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो क्या बनता है, इक्वल टू सीरम बनता है, ठीक है ना। तो ये सीरम में कितना पाया जाता है, तो एक्चुअली जब होता क्या है कि जब डॉक्टर को ऐसा शक होता है कि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसके फंक्शंस के लिए क्या करते हैं, सीरम टेस्ट लिखते हैं। उसमें देखा जाता है एल्बुमिन्स का काउंट क्या है। जब एल्बुमिन्स का काउंट ये लगभग 3.5 ग्राम होता है पर mmHg, तो अगर उसका क्या होता है काउंट जब कम घट रहा है, मतलब कि लीवर के द्वारा 12 ग्राम पर डे बनाया नहीं जा रहा है, तो ये समझ जाते हैं कि लीवर डैमेज है या फिर लीवर प्रॉपरली ढंग से लीवर में इन्फेक्शन है ना। तो ये आपको एल्बुमिन्स के द्वारा पता चलता है। तो एल्बुमिन्स का मेन काम क्या है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रखना होता है। और ये एल्बुमिन्स जो होता है वो 12 ग्राम पर डे लीवर के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। अब आप आ जाइए फाइब्रिनोजिन। तो फाइब्रिनोजिन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर है और ये हेल्प इन, और ये एक नेटवर्क की तरह होता है, मतलब कि ये जो होता है ना वो एक नेट की तरह होता है, वेव की तरह होता है। और ये क्या करता है कि जब ब्लड जो है ब्लड को बहने से रोकता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये क्या है, तो हेल्प इन क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिर आप आ जाइए इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होता है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बस इतना ही है। तो हम ब्लड प्लाज्मा में इतना जो आप लोग को पढ़ना है वो हम बता चुके हैं। अब आ जाते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की चर्चा करें। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं, तो या फिर सेल्यूलर एलिमेंट्स में 3 मेन पॉइंट को याद रखना है। तो उसमें क्या क्या है, तो ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स। क्या क्या है, तो ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो हम ल्यूकोसाइट्स की चर्चा सबसे पहले करेंगे, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स क्या है, तो ल्यूकोसाइट्स को हम WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स बोला जाता है। और वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स क्या है, तो अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है और दूसरा एक ग्रेन्युलोसाइट्स होता है। एक तो उसमें छोटे छोटे वैसा ल्यूकोसाइट जिसके ऊपर सरफेस पे कुछ छोटे छोटे बिंदु टाइप का एक ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। उनमें ग्रेनुअल्स नहीं पाए जाते हैं तो इसीलिए उसको हम एक ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। अब हम उसके बारे में डिटेल्स चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में, तो सेल्यूलर एलिमेंट्स के बारे में। और सेल्यूलर एलिमेंट्स में भी ल्यूकोसाइट्स की चर्चा करेंगे, किसकी, ल्यूकोसाइट्स की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट्स क्या है वो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। इसको हम WBC बोलते हैं, मतलब वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स भी इसको बोलते हैं। और WBC जो होता है ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इट्स
काउंट इन ब्लड, इसमें इसका जो काउंट होता है ब्लड में वो आरबीसी से काफ़ी कम होता है। जहां आरबीसी आपको देखने के लिए मिल रहा है कितने 5 to 6 मिलियन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 to 8,000 देखने के लिए मिलते हैं। कितने 6 to 8,000 पर mm³ ऑफ ब्लड सैंपल में देखने के लिए मिलता है। मतलब 1 मिलीलीटर क्यूब ब्लड में कितना, तो 6,000 से 8,000 WBC देखने के लिए मिलेंगे, जबकि आरबीसी की काउंट जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है, वो लगभग 5 to 6 मिलियन होता है। फिर यहाँ पे दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये इसके लाइफ स्पैन काफ़ी कम होते हैं। कुछ को छोड़ दिया जाए तो कुछ के तो कम, कुछ के काफ़ी 10 साल तक भी होते हैं, लेकिन जनरली अगर एवरेज लिया जाए तो 24 डेज़ होते हैं। कितने 24 डेज़ होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अब यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ WBC, आपको पहले भी बता चुके हैं 2 टाइप्स ऑफ WBC होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेनुअल्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये इस टाइप का होगा, ये न्यूक्लियस, ये लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, इसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम ग्रेनुअल्स बोलते हैं, ग्रेनुअल्स, जबकि उसमें ग्रेनुल्स नहीं होते इसीलिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे आप न्यूट्रोफिल्स देख रहे हैं, तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। फिर इसाइनोफिल्स जो होते हैं वो मीडियम होता है, बेसोफिल्स जो होते हैं वो सबसे कम होता है, 0.1% से 1% तक होता है। आप ये अब देख सकते हैं, अब लिम्फोसाइट्स का काउंट भी लगभग 20 से 25% होता है, ये टोटल की बात कर रहे हैं। जैसे ये 0.1% यहाँ पे लिम्फोसाइट्स। अब न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स का मेन काम क्या है, तो अगर न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स को मिला दिया जाए तो लगभग 6 से 8%, 6 to 8% जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स दोनों को मिला करके, एंड बेसोफिल्स जो होते हैं वो फैगोसाइटिक सेल होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स का मतलब ये होता है, फैगोसाइटिक सेल्स का मतलब ये होता है कि वो क्या करते हैं कि फॉरेन मटेरियल्स जो भी आते हैं, मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया आता है या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल्स आते हैं उसको इनगल्फ्ट कर जाता है, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो वो जो है, तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या है, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स जितने भी फॉरेन मटेरियल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स जानकारी लें। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये खुद बैटल फील्ड में उतर आता है। तो न्यूट्रोफिल्स करता क्या है, ये खुद सबसे पहले ये 3 स्टेप्स में काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, तो सबसे पहले गो टू बैटल फील्ड। बैटल फील्ड का मतलब यहाँ पे रणभूमि नहीं है, तो बैटल फील्ड मतलब ये हुआ कि जैसा अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये खुद इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे गया इन्फेक्शन के पास, जो भी अब बैक्टीरिया के पास गया, अब उसको पहले क्या करेगा, तो रिकॉग्नाइज वहाँ पे जाने के बाद जहाँ पे हमारे शरीर में इन्फेक्शन है वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद रिकॉग्नाइज द फॉरेन मटेरियल्स और मटेरियल्स एंड पैथोजेंस। तो ये क्या किया, सबसे पहले वहाँ गया, अब रिकॉग्नाइज किया पैथोजेंस को, अब उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय एंड इट अप, उसे खा लिया गया। ठीक है, तो अब तो न्यूट्रोफिल्स का मेन काम क्या है, तो ये गो टू बैटल फील्ड में गया, रिकॉग्नाइज द फॉरेन मटेरियल्स एंड पैथोजेंस को पहचाना और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो और इसाइनोफिल्स, तो इसाइनोफिल्स जो होता है वो वॉर्म इन्फेक्शन या एलर्जिक इन्फेक्शन को दूर करता है। किसको, इन्फेक्शन। तो वॉर्म इन्फेक्शन या एलर्जिक इन्फेक्शन जो होता है उसको दूर कौन करता है, तो ये इसाइनोफिल्स करता है। अगर हमारे ब्लड में इसाइनोफिल्स का काउंट बढ़ गया है तो हमारे बॉडी में क्या है,
तो हमारे बॉडी में वॉर्म इन्फेक्शन हो गया है। वो बढ़ेगा कैसे? तो जब वॉर्म इन्फेक्शन आता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा शरीर जो है वो इसाइनोफिल्स को बढ़ाता है ताकि उसको दूर करे, है ना। और जब वो सक्षम नहीं हो पाता है तो वो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और हमारे शरीर में हमेशा काउंट वो बढ़ता रह जाएगा। अब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग से हमें क्या करनी होती है? उसको मारने के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक इसाइनोफिल्स का काउंट घट जाएगा। ठीक है। फिर क्या है? बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स में जैसे यहाँ पे वॉर्म इन्फेक्शन है तो यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन होता है। कौन सा इन्फेक्शन? तो यहाँ पे आपको फंगस इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो फंगस इन्फेक्शन को दूर कौन करेगा? तो उसका काम है, बेसोफिल्स का काम है। तो बेसोफिल्स जो है वो फंगस इन्फेक्शन को दूर करता है, इसाइनोफिल्स वॉर्म इन्फेक्शन को दूर करता है, न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे चीज़ जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं और प्लाज्मा में पाए जाने के कारण ही प्लाज्मा थेरेपी वहाँ किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी इन्फेक्शन को दूर करने का काम जो है वो हमारे प्लाज्मा में ही प्रेजेंस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये WBC के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए लिम्फोसाइट्स क्या है? तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये दोनों जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि लिम्फ में WBC का काउंट अधिक होता है। तो लिम्फोसाइट्स क्या है? तो लिम्फोसाइट्स जो है वो इसका सेक्रेशन जो होता है वो कहाँ होता है? सेक्रेशंस ऑफ लिम्फोसाइट्स जो होता है या तो बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, या एंड थाइमस ग्लैंड में होता है, और इसका जो मेन फंक्शन क्या है? तो लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन जो है वो है मेकिंग एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी। ये इसका मेन काम है, एंटीबॉडीज़ को बनाना और इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, एक क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स, और एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। एक होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, एक होता है हेल्पर टी सेल्स। एक क्या होता है? एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और एक हेल्पर टी सेल्स। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो क्या करता है? तो वो केवल पहचानने का काम करता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना एंटीबॉडीज़ तैयार करेगा, और एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन बनाएगा और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। बी लिम्फोसाइट्स का क्या काम है? तो बी लिम्फोसाइट्स का काम है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो हेल्पर टी सेल्स जो है वो बी लिम्फोसाइट्स को बताएगा कि ये फॉरेन मटेरियल है, इसके लिए ये एंटीबॉडीज़ यूज़ करेगा होना है, और ये उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो मतलब ये है कि लिम्फोसाइट्स में ये याद रखना होगा कि एंटीबॉडीज़ बनाता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, जो हम बताए आपको क्या करता है? तो ये बैटल न्यूट्रोफिल्स के साथ मिल करके बैटल फील्ड में उतरता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, फॉरेन मटेरियल्स को आने नहीं देता है। तो हम WBC पूरा ख़त्म कर चुके हैं। उसका रेंज को इसके जो रेंज होते हैं सब सारे प्रोटीन्स के, ये न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स का जो रेंज होता है वो हम आपको एक चार्ट पेपर में प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम आते हैं WBC हो गया कंप्लीट। अब RBC में आते हैं, किसमें? तो रेड ब्लड सेल्स में आते हैं हम। तो हम अब बात करते हैं किसकी? तो इरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम RBC बोलते हैं। ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स भी बोलते हैं। अब इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आयरन तो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, लगभग 4 ग्राम आयरन हमारे शरीर में पाई जाती है।
4 ग्राम आयरन हमारे शरीर में पाई जाती है, जिसका 60% जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलेट्स होता है ब्लड में। सर्कुलेट्स कहाँ होता है, ब्लड में। तो ब्लड में सर्कुलेट्स होता है और उसका जो जरिया है वो हीमोग्लोबिन ही है ना। तो 60% जो होता है वो सर्कुलेट्स होता है, और जो 40% जो होता है वो हमारे स्प्लीन या फिर अदर जगह स्टोर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो स्टोर्ड हो जाते हैं। तो ये 4% हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन आप लोग जान रहे हैं कि हमारे ब्लड में 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो 12 से 16 ग्राम है। ऐसे वो जनरली चेंज होता रहता है। जैसे अगर आप एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर ये वोमेन की बात करें तो वोमेन में लगभग वही 9% के आसपास होता है, 9 से 11 होता है ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में। या और मेल की बात करें तो 12 से 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत। इसके रेंज जो होते हैं वो 8 to 16, ठीक है, हो सकता है। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये 4 हीमोग्लोबिन के 4 एटम मिल करके वो क्या बना, 4 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, और 4 मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लोबिन बनाते हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर के सभी जगह जाता है, फूड को गेन करता है फिर। तो अब यहाँ पर इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, आरबीसी होता है। जो आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव होता है। क्या होता है, आरबीसी का शेप बाई कॉनकेव होता है। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। और बोन मैरो में आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम इरिथ्रोपायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपायोसिस। कभी कभी 1 नंबर में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ अबाउट 24 डेज होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जो है वो इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उनके इनका मेन फंक्शंस यही होता है। ठीक है ना। और आरबीसी का जो मेन फंक्शन तो आप जानते ही हैं क्या है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करना। किसको, तो ऑक्सीजन को कैरी करना मतलब ये है कि रेस्पायरेशन में इसका अतुलनीय योगदान है ना। तो आप समझ गए। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं थोड़ा क्या चीज़, तो ये क्या है, तो एक प्लेटलेट्स है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स उसका भी काउंट, और वो जो होता है वो सेल फ्रेगमेंट्स होता है, वो पूरा सेल नहीं होता है। तो इरिथ्रोसाइट्स के बाद थोड़ा सा आपको हम लिम्फ के बारे में भी बताएंगे। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये कंप्लीट सेल नहीं होता, जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंप्लीट सेल्स थे उस तरीके से कंप्लीट सेल्स ये नहीं होते हैं। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये सेल फ्रेगमेंट्स होता है। और ये कहाँ बनता है, तो ये मेगा कैरियोट्स के द्वारा रिलीज होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। मेगा कैरियोट्स क्या है, तो बोन मैरो में एक प्रकार का क्या है, एक अलग टाइप का सेल है जिसको हम मेगा कैरियोट्स बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पेशल सेल्स फाउंड इन बोन मैरो में पाए जाते हैं। इसका लाइफ स्पैन जो 10 से 12 दिन होता है। फिर काउंट जो इसका होता है वो 1,50,000 से 3,50,000 तक होता है। मतलब यहाँ पे साफ है। इसका जो रेंज होता है कितने होते हैं, तो 1.5 मिलियन टू 3.5 मिलियन। कितने होते हैं, 1.5 मिलियन टू 3.5 मिलियन, या फिर इसको 4 मिलियन करना दीजिए। तो 1.5 मिलियन से 4 मिलियन तक होता है एक ब्लड सैंपल्स में, पर mm³ ब्लड सैंपल्स में। और इसमें क्या होते हैं, द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स आर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसको क्या करता है, ये इसको थोड़ा ब्लड को थोड़ा क्या बना देता है, डेंस बना देता है, ताकि ब्लड क्लॉट हो सके, है ना। क्लॉटिंग फैक्टर है ये मेनली रूप से। तो प्लेटलेट्स के बारे में इतना ही पढ़ना था। तो हम पूरे ब्लड कंपोनेंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ये जान रहे हैं कि हमारे बॉडी में 2 प्रकार का वेस्क्यूलर सिस्टम था, एक लिम्फेटिक वेस्क्यूलर सिस्टम था, एक ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम था। तो ब्लड के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब लिम्फ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, तो लिम्फ है क्या उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे दें। डिटेल्स हम बाद में चर्चा करेंगे, शायद
कल चर्चा करें, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ब्लड किस प्रकार से फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और लिम्फ किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, दोनों हम बोलेंगे। जब हम जनरली क्या करेंगे, ब्लड में आरबीसी को हम हटा दें तो ये क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है। तो ब्लड में हम आरबीसी के साथ साथ कुछ लार्ज प्रोटीन्स को हटा दें, लार्ज प्रोटीन्स को हटा दें तो ये क्या बनता है, लिम्फ बन जाता है।